झमाझम बरसती बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और लगातार गरजती बिजली किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। पूरे एक हफ्ते से ये बारिश बिना रुके बरस रही थी, मानो प्रकृति ने आराम करना ही भुला दिया हो। गांव की पतली गलियों में पानी भर गया था, खेतों की मेड़ें डूब चुकी थीं और हर तरफ बस बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। एक छोटे से मिट्टी के घर की दहलीज पर मोहन और उसकी पत्नी गौरा उदास चेहरे लिए बैठे थे, आसमान की ओर टकटकी लगाए, इस उम्मीद में कि शायद अब बारिश थम जाए। उनकी आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी, मानो कई रातों से उन्होंने चैन की नींद न ली हो। इस बारिश ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। पूरा हफ्ता निकल गया, पर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों से काम पर नहीं जा पाया हूँ। समझ नहीं आ रहा घर का चूल्हा कैसे जलेगा। दोनों पति पत्नी परेशान होकर घंटों दहलीज पर बैठे रहे, इस आस में कि बादल छंट जाए। लेकिन दिन भर घमासान बारिश होते देख शाम ढलते ही निराश होकर दोनों घर के भीतर लौट गए। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मोहन को कंपकंपी छूटने लगी। उसने एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ी और चारपाई पर बैठ गया। गौरा, मुझे नहीं लगता कि ये मौसम अभी बदलेगा। बारिश रुकने की उम्मीद अब छोड़ ही देनी चाहिए। खेत की सारी सब्जियों में कीड़े लग चुके हैं, छत टपकने लगी है और दीवारें भी सीलन से गीली हो गई हैं। लगता है अब इसी बारिश में मजदूरी करनी पड़ेगी। बहुत इंतजार कर लिया, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अगली सुबह होते ही मोहन ने हिम्मत जुटाई और बारिश में भीगते हुए ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा, जो गांव के सबसे बड़े साहूकार और गोदाम मालिक थे। ठाकुर साहब, मुझे मालूम हुआ है कि आपको अपने गोदाम में मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पर रख लीजिए, मैं जी जान से मेहनत करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूं, पर याद रख बारिश का बहाना बनाकर छुट्टी मत करना। काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आज से ही काम पर लग जा। मैं अपने आदमियों से कह दूंगा कि तू गोदाम आ रहा है। इसके बाद मोहन गोदाम की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर तेज बारिश, सर्द हवाएं और तूफान जैसा मौसम था। कीचड़ भरे रास्तों पर पांव फिसल रहे थे और तेज हवाओं के थपेड़े उसकी पतली चादर को उड़ाए दे रहे थे। इतना कहर बरस रहा था कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की तेज आवाज चारों ओर गूंज रही थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद मोहन हिम्मत नहीं हारा और आखिरकार पूरी तरह भीगकर कांपते हुए गोदाम तक पहुंच गया। ये मनहूस यहाँ भी आ गया। मोहन को गोदाम पहुंचते ही देखकर वहां काम कर रहे लोग उसे ताने कसने लगे। मोहन ने यह सुन लिया और पूछ बैठा, भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सही ही तो कह रहा है, तू है ही मनहूस, तभी तो तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना सगा संबंधी नहीं। ये सुनते ही मोहन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा बुझ सा गया, आंखों में हल्की सी नमी तैर आई। फिर भी उसने खुद को संभाला और चुपचाप उन बातों को सुनते हुए काम में जुट गया। दिन भर तेज बारिश में भीगते हुए बोरियाओं उठाना, अनाज तौलना और हर काम में जुटे रहना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। शाम ढलते पर वह दिन भर की थकान ली, कुछ मजदूरी के पैसे लेकर थके कदमों से घर की ओर चल पड़ा। गौरा, ये लो आज की मेरी मजदूरी, घर के खर्च में काम आएगी। ये क्या? ये तो नोट पूरी तरह भीग गए हैं। बारिश में भीगते हुए ही तो आया हूँ। कपड़े भी गीले हैं, पैसे भी गीले हो गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने के लिए रख दो, सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना कहकर गौरा पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली गई। कुछ देर बाद वह वापस मोहन के पास आकर बैठ गई। गौरा, मुझे पता है कि लोग मेरी ही तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। कैसे ताने जी? मैं अनाथ हूं ना, मेरा अपना कोई नहीं है। एक अनाथ से ब्याह करके
तुम्हें भी बस सुनने को ही मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वैसे सच में आपका कोई भी रिश्तेदार नहीं है क्या? पता नहीं गौरा, जब से मुझे होश आया है तब से अकेला ही हूँ। अच्छा, अब ज्यादा सोचकर अपनी सेहत खराब मत कीजिए। सो जाइए, कल फिर काम पर भी तो जाना है। उस रात मोहन बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपनों की कमी साफ झलक रही थी। गौरा ने बड़े धैर्य से उसे समझाया और दोनों कुछ देर बातें करके सो गए। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। अचानक दूसरे कमरे से गौरा के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? ये सुनकर मोहन घबराते हुए दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा। ये देखिए, छत से टपकते पानी की वजह से सारे नोट फट गए। अब इनमें से एक भी नोट किसी काम का नहीं रहा। इतनी मेहनत से कमाए पैसे थे, सब पानी में बह गए। मोहन और गौरा अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रो पड़े। इतने दिनों की मेहनत यूं आंखों के सामने बर्बाद होते देख उनका मन बुरी तरह टूट गया था। फिर भी घर चलाने की मजबूरी उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं देती थी। थोड़ी देर बाद मोहन ने फिर हिम्मत जुटाई और भीगते हुए काम पर निकल पड़ा। उसे देखते ही मजदूरों के ताने फिर शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? खुद को यहाँ का सेठ समझ लिया है क्या? जब मर्जी हो तब आता है। मैंने जानबूझकर देर नहीं की। घर में थोड़ी परेशानी आ गई थी। तेरी ये हिम्मत! तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। भूल मत, चाहे तो अभी ठाकुर साहब से कहकर तुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं। यह सुनते ही मोहन घबरा गया और उनसे गिड़गिड़ाने लगा। इतने कठोर मत बनिए। मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर दीजिए। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मोहन बार बार उनसे नफरत की वजह पूछता रहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग गए। शाम होते ही सब अपने अपने घर चले गए। मोहन ने मन में ठान लिया, आज तो मैं पैसों को भीगने नहीं दूंगा। इतना कहकर मोहन ने पैसे बड़ी सावधानी से अपने कुर्ते के अंदर छिपाकर रखे ताकि वे भीगे ना, और घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा घिराया था और बारिश की तेज बूंदें अब भी बरस रही थी। रास्ते में उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा एक पति पत्नी का जोड़ा दिखाई दिया, जो ठंड से कांपते हुए किसी सहारे की तलाश में लग रहे थे। अरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। जानता हूं भाई, पर और करूं भी क्या? मेरे पास ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? भैया, दरअसल हम गांव घूमने आए थे। हमें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ इतनी भारी बारिश होगी। अब यहाँ फंस गए हैं। ना ठहरने की जगह है, ना वापस लौटने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं थमेगी तुम दोनों यूं ही पेड़ के नीचे खड़े रहोगे? और कोई चारा भी तो नहीं। इस गांव में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं कि उनके यहाँ ठहर सके। विजय की बातें सुनकर मोहन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने उन्हें अपने साथ अपने घर चलने का सुझाव दिया। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, हम यूं ही किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना कहकर मोहन दोनों को अपने साथ घर ले गया। तो अनजान लोगों को देखकर गौरा थोड़ी घबरा गई। सुनिए जी, ये दोनों कौन हैं? ये मुसाफिर हैं। बेचारे बारिश में फंस गए थे। मोहन ने गौरा को सारी बात बता दी। उनके घर पहली बार कोई मेहमान आया था। इसी खुशी से गौरा का चेहरा चमक उठा। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं कई तरह के व्यंजन बनाऊंगी। मोहन और गौरा ने बड़े प्रेम और आदर से विजय और सरला का स्वागत किया।
घर छोटा और सादा जरूर था, पर उसमें बसा अपनापन किसी बड़ी हवेली से कम नहीं था। कुछ देर सब शांति से बैठे रहे, बातें करते हुए एक दूसरे को जानने लगे। फिर गौरा रसोई में जाकर फटाफट स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। रात होते ही चारों एक ही थाली के इर्द गिर्द बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे, जैसे बरसों पुराना नाता हो। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। भोजन सच में बेहद स्वादिष्ट बना है। आप दोनों वाकई बहुत अच्छे हैं। आज के द्वार में भी अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है, आखिर मेहमान भगवान का ही रूप होते हैं। कुछ ही समय में उन चारों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। देर रात तक चारों ने खूब बातें की, हंसी मजाक किया और आखिर में सबकी आंख लग गई। सुबह जब सूरज सर पर चढ़ आया, तब मोहन को होश आया कि काम पर जाने में बहुत देर हो चुकी है। कल देर रात तक जागने की वजह से आज इतनी देर हो गई। अगर ठाकुर साहब को पता चला तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर मोहन तेजी से घर से निकलने लगा। तभी विजय ने पीछे से आवाज दी, जरा रुको मोहन। क्या बात है विजय? जल्दी बोलो, मुझे आज बहुत देर हो चुकी है। तुम जा कहाँ रहे हो? मजदूरी करने, यही तो मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं ना। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तुम्हें अपना सच्चा मित्र मान लिया है और अब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करने से मना नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, चलो फिर। इसके बाद दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बारिश में भीगते हुए साथ साथ काम पर चल पड़े। विजय ने मोहन के साथ बोरियां उठाई, अनाज तौला और हर छोटे बड़े काम में उसका हाथ बटाया, मानो वर्षों से यही उसका पेशा हो। कुछ देर काम करने के बाद वहाँ दो और आदमी आए। अरे मोहन, ये साथ में कौन है? ये मेहमान है। ये सुनते ही दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मेहमान और तेरे घर? मूर्ख मत बना हमें। इतने सालों में तेरे घर कोई झांकने तक नहीं आया और आज अचानक मेहमान कहां से आ गए? बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, अनाथ कहीं का। भूल मत, तू अनाथ है। तेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अपना नहीं है। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। मोहन का मन उदास हो गया। भाई, गांव वाले तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? छोड़ो विजय, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे तो अब ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। इतना कहकर मोहन फिर से काम में लग गया। विजय को मोहन पर बहुत तरस आया और वह उसके काम में हाथ बटाने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी। एक शाम चारों घर की दहलीज पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। अब तक बारिश की वजह से कितना गुस्सा आता था, पर आज सबके साथ बैठकर चाय पीते हुए इसे देखने में बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ वही ना, इतने दिन हो गए हमें यहाँ ठहरे हुए, साथ में तो जैसे एक परिवार जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम अजनबी हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बारिश ना होती तो आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात कैसे होती? तुम दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हम तो तुम्हारे एहसानमंद हो गए हैं। जो बारिश कभी उन्हें एक मुसीबत लगती थी, आज उसी को देखकर उनका मन प्रसन्न हो रहा था। एक दिन मोहन अकेले ही गोदाम गया हुआ था। उसे अकेला देखकर बाकी मजदूर विजय के बारे में पूछने लगे। आज विजय तुम्हारे साथ नहीं आया? उसने भी तुम्हें छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरा सच्चा मित्र है। बारिश में भीगने की वजह से उसे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए आज उसे आराम करने को कहा है। ये मोहन कितना लापरवाह है, अपने मेहमानों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकता। सबने उसे विजय की तबीयत को लेकर ताने दिया, पर किसी ने एक बार भी मोहन का हाल नहीं पूछा।
रोज बारिश में भीग भीग कर आने से मोहन को भी बुखार चढ़ चुका था। उसका सिर भारी हो रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे। फिर भी वह बिना कोई शिकायत किए चुपचाप उसी हालत में काम करता रहा, क्योंकि एक दिन की भी छुट्टी उसे बर्दाश्त नहीं थी। काम करते करते अचानक तेज बुखार और कमजोरी की वजह से उसका सिर घूम गया। उसके हाथ से भारी बोरी छूट गई और उसके अंदर भरा सारा मक्का पानी में गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये क्या कर दिया तूने? पता है कितना बड़ा नुकसान हो गया है? ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। ठाकुर साहब, इस मोहन ने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कैसा नुकसान? इसने मक्के से भरी बोरी पानी में गिरा दी। सारा मक्का बर्बाद हो गया। ये सुनते ही ठाकुर को मोहन पर बहुत गुस्सा आया और वह उस पर चिल्लाने लगा। तेरा ध्यान कहाँ रहता है मोहन? मैंने पहले ही कहा था कि काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से बोरी हाथ से छूट गई थी। भूल जानकर हो या अनजाने में, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, आप मेरी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे काट लीजिए। क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है तूने? मेरा ही दिया पैसा तू मुझे वापस लौटाएगा? नहीं, तुझे एक बोरी के बदले 3 बोरी की भरपाई करनी होगी। 3 बोरी? ये तो बहुत ज्यादा है। दया कीजिए मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। पूरे महीने काम करूँ तो भी 3 बोरी जितने पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। ये तेरी समस्या है। जब तक मुझे मेरी भरपाई नहीं मिलती, तू काम पर मत आना। अब पैसे लेकर ही आना। ठाकुर ने बड़ी निर्दयता से अपना फैसला सुनाया और अपने आदमियों से इशारा करके धक्के मारकर मोहन को हवेली से बाहर निकलवा दिया। बारिश अब भी बरस रही थी और मोहन भीगते हुए लड़खड़ाते कदमों से टूटे मन के साथ रोते रोते घर पहुंचा। उसके भीतर एक गहरी हताशा घर कर गई थी। मैं अभागा हूँ, किसी को खुश नहीं रख सकता। गौरा उसकी बातें सुनकर घबरा गई। क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने फिर कुछ कहा क्या? गरीबी में आटा गीला वाली कहावत तो सुनी ही होगी तुमने। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसे पहेलियां मत बुझाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साफ साफ बताइए, बात क्या है? अब तुम ही बताओ। मेरे पास ना काम बचा है ना पैसे। मैं तिगुनी भरपाई कैसे करूंगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है ठाकुर साहब की। जब नुकसान एक बोरी का हुआ तो हर्जाना भी एक बोरी का ही होना चाहिए ना। बड़े लोगों के पास जितना धन होता है उतना ही उनका लालच भी बढ़ता जाता है। मोहन और गौरा पर मुसीबत के काले बादल छा गए थे। जिस घर में कुछ दिन पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों चिंता में डूबे, आंखों में आंसू लिए, बिना कुछ खाए पिए चुपचाप सो गए। उसी वक्त दूसरे कमरे में सरला विजय से कुछ कह रही थी। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। सुनिए जी, मैंने आज छिपकर गौरा और मोहन भैया की बातें सुन ली। मुझे उनके बारे में कुछ कहना है। ऐसे छिपकर किसी की निजी बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है सरला। मैं जानती हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा बताओ, क्या बात है? फिर सरला ने विजय को सारी बात सुनाई। ये सुनकर विजय मोहन और गौरा के लिए बहुत चिंतित हो उठा। मैं सिर्फ बीमारी की वजह से एक दिन मोहन के साथ नहीं गया और इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। मैं ये कहती हूँ कि हम उनकी मदद क्यों ना करें। उनकी ये परेशानी दूर करना तो हमारे लिए बाई हाथ का खेल है। तुम सही कह रही हो, लेकिन इससे उन्हें हमारी असली पहचान पता चल जाएगी। फिर कहीं वे खुद को हमसे अलग समझकर दूरी न बना लें। अगर ऐसा हो भी जाए तो होने दीजिए। कम से कम उनके सिर पर आई मुसीबत तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, अब बारी हमारी है।
सरला के समझाने पर विजय अपनी असली पहचान सामने लाने के लिए मान गया। अगले दिन कई दिनों बाद आखिरकार बारिश थम गई। सूरज निकल आया। मोहन और गौरा मुंह लटकाए आंगन में बैठे थे। क्या फायदा इतने खिले हुए सूरज का जब हमारा भाग्य ही मुरझाया हुआ है। बारिश तो रुक गई, पर ये मुसीबतों की बरसात कब थमेगी। दोनों निराश बैठे ही थे कि तभी विजय और सरला बहुत सारे पैसे लेकर वहां आए। ये लो मोहन, अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मुझे धन, दौलत, कारोबार, जमीन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आपने अब तक हमसे अपनी असली पहचान क्यों छिपा कर रखी? हमारी तरह गरीबी की जिंदगी क्यों जीते रहे? इसीलिए क्योंकि हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, पर रिश्तों के मामले में हम भी गरीब ही हैं। हमारा भी कोई रिश्तेदार, कोई अपना नहीं है। हमें बस यही डर था कि सच जानकर तुम दोनों हमें अपनाओगे नहीं। विजय और सरला ने बड़े प्रेम से उन्हें सारी बात समझाई। मोहन और गौरा ने उनकी भावनाएं समझी और उनके साथ पहले जैसा ही स्नेह भरा व्यवहार जारी रखा। मोहन ने ठाकुर के सामने पैसे रखे और उसके गोदाम की तरफ फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरे दिन विजय और सरला वापस शहर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। विजय, तुम्हारी बहुत याद आएगी मित्र। मोहन, मेरे मन में एक सुझाव आया है। मेरे कारोबार में मेरा साथ दो। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे एक भरोसेमंद साथी की। मोहन भैया, ये बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। तभी विजय की नजर अचानक मोहन की गर्दन पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया। मोहन, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? ये तो जन्म से ही मेरी गर्दन पर है। ये सुनते ही विजय भावुक हो उठा। तुम मेरे भाई हो। देखो, मेरी गर्दन पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान है। माँ ने मुझे बताया था कि मेरा एक भाई था जो बचपन में कहीं खो गया था। इसका मतलब हमारा जन्मों का रिश्ता है। हाँ मेरे भाई, तभी तो हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अजनबी होते हुए भी हम एक दूसरे के लिए अपनापन महसूस करते थे। बरसों बाद दो बिछड़े भाई आखिरकार मिल गए और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जो मोहन कल तक खुद को दुनिया में अकेला समझता था, आज उसका अपना एक परिवार था, अपना खून था, अपना भाई था। ये सुखद पल किसी सपने जैसा लग रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दोनों भाई गांव में ही रुककर शहर का सारा कारोबार मिलकर संभालने लगे। मोहन के धनवान होते ही वही गांव वाले जो कल तक उसे ताने देते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। देखते ही देखते मोहन ठाकुर से भी कहीं अधिक संपन्न और सम्मानित बन गया और उसकी कहानी पूरे गांव में मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल बन गई।